हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कॉमर्स पीजीटी की हम तैयारी कर रहे हैं। मैं राजेंद्र सिंह चौहान चौहान एकेडमी खंडवा से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कॉमर्स फील्ड में बहुत सारे एग्ज़ाम्स होती है, जिसमें जो टीचिंग लाइन है उसमें पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। वैसे तो कॉमर्स फैकल्टी वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं वो प्राइमरी, मिडिल या हाई स्कूल तक की टीचिंग में नहीं आ सकते हैं, क्योंकि वह जैसे केंद्रीय विद्यालय में या कोई सी भी एग्ज़ाम में टीजीटी निकलती है, तो टीजीटी मिडिल स्कूल के लिए होता है और उसमें कॉमर्स से रिलेटेड कोई सा सब्जेक्ट नहीं होता। कॉमर्स केवल 11वीं-12वीं में होता है और इसलिए जो कॉमर्स फील्ड का जो स्टूडेंट्स है उसको एक लंबी रेस दौड़ना पड़ती है। उसने यदि 11वीं-12वीं में कॉमर्स लिया है तो उसको ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, बीएड करना पड़ेगा और उसके बाद वो पीजीटी टीचर के लिए योग्य होगा। और उसमें भी उसको अब केंद्रीय विद्यालय संगठन में यदि पीजीटी देना है तो उसके लिए भी सीटीईटी एग्ज़ाम अब देना पड़ेगी, उसके बाद ही वो पीजीटी एग्ज़ाम दे सकता है। अभी जो सरकार है उसने एकलव्य जो स्कूलें संचालित है जनजाति डिपार्टमेंट में, उसमें एकलव्य स्कूलों में पीजीटी पोस्ट निकली हुई है। तो उसी से रिलेटेड हम कॉमर्स पीजीटी कॉमर्स के लिए तैयारी कर रहे हैं। वैसे ये आप कोई से भी एग्ज़ाम दे दे, DSSB या यूपी पीजीटी या केवीएस पीजीटी या फिर एकलव्य पीजीटी या फिर आप कोई से भी अदर स्टेट्स में कोई से भी कॉमर्स से रिलेटेड एग्ज़ाम होती है, तो उनमें सभी में जो सिलेबस होता है वो हमारा 11-12 से कॉलेज तक का जो सिलेबस है यही उसमें आपको मिलता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। अभी तक के मैं उम्मीद करता हूं कि अभी तक के जो वीडियो है आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। आगे और मैं ऐसे वीडियो लाता रहूँगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास में हम पढ़ रहे थे व्यावसायिक संगठन के जो अलग अलग स्वरूप हैं। उनमें हमने एकाकी व्यापार, साझेदारी, फिर सहकारी समितियाँ, हिंदू अविभाजित परिवार, कंपनी, इसके बारे में पढ़ा। आज हम उसी कड़ी में आगे हम पढ़ने वाले हैं विदेशी व्यापार और राष्ट्रीय व्यापार से रिलेटेड जो प्रश्न हैं उससे रिलेटेड आज हम प्रश्न पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए पहला ही क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि प्राधिकार का आधिपत्य खालिस्तान की कुंजी है। कुंजी का मतलब होता है चाबी, कुंजी का मतलब होता है चाबी, या उस क्या बोलेंगे उसको हम कि जो उसका हल है, जैसे खजाने की चाबी, खजाने की कुंजी, खजाना खोलने की कुंजी। तो इसी प्रकार से प्राधिकार का आधिपत्य, प्राधिकार मतलब पोजीशन ऑफ अथॉरिटी, पोजीशन मतलब पोजीशन या स्थिति कि कोई कर्मचारी किस जगह पर है, तो इसका अधिकार खालिस्तान की कुंजी है। किसी भी कर्मचारी को किसी स्थान पर बिठाने का अधिकार किसके पास में है? तो एक संगठन है, उस संगठन में अनेक कर्मचारी कार्यरत है, तो उसमें किसी भी कर्मचारी को किसी पद पर उसको कार्य का जो बांटना है वो कौन करता है? कार्य का आवंटन कौन करता है? कार्य का विभाजन कौन करता है? तो हम सभी ने प्रबंध के अलग अलग कार्य पढ़े हैं, नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण। तो उसमें कार्य का विभाजन किसके द्वारा किया जाता है? ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाता है, संगठन के द्वारा किया जाता है। तो हमारा जो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया कि प्राधिकार का आधिपत्य खालिस्तान की कुंजी है, वो आंसर क्या आ जाएगा? संगठन या ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा प्राधिकार का आधिपत्य किया जाता है, कार्य का विभाजन किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, अगला है, इनमें से एक प्रबंधकीय कार्य को किसी स्टाफ सहायक को नहीं सौंपा जा सकता। भाई प्रबंध के अलग अलग कार्य हैं, हमने 12वीं क्लास में पढ़ा है, नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन, है ना, और नियंत्रण, ये सभी कार्य हमने पढ़े हैं। तो इनमें से एक प्रबंधकीय कार्य, इनमें से एक प्रबंधकीय कार्य को किसी स्टाफ सहायक को नहीं सौंपा जा सकता। स्टाफ सहायक को प्रबंध का कौन सा कार्य नहीं सौंपा जा सकता? संगठित करना, समन्वयन करना, नियंत्रण करना, स्टाफ भर्ती करना या योजना बनाना। भाई स्टाफ सहायक, भाई स्टाफ सहायक को आप कौन सा कार्य नहीं सौंपेंगे?
तो स्टाफ सहायक योजना बनाने का काम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि योजना बनाने का काम उच्च स्तरीय प्रबंध का होता है। तो यहाँ पर वो संगठित, ये जो आंसर है हमारा जो ई है प्लानिंग, ये प्लानिंग का काम हमने प्रबंध में पढ़ा होगा कि प्लानिंग का काम स्टाफ सहायक नहीं करता है। ठीक है, स्टाफ सहायक को प्लानिंग का काम नहीं सौंपा जा सकता, उच्च स्तरीय प्रबंध के द्वारा ही ये कार्य किए जाते हैं। अगला है, इनमें से कौन प्रबंधन प्रक्रिया का एक भाग है? भाई प्रबंध एक प्रक्रिया है। अब प्रक्रिया का मतलब मैं आप लोगों को बता दूं, प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब होता है कि जिसमें एक के बाद एक कंटिन्यू काम किया जाता है, वो होती है प्रोसेस। जैसे चाय बनाना, तो चाय बनाने की एक प्रोसेस है कि पानी, उसमें चाय पत्ती डालना, शक्कर डालना, दूध डालना, उसको उकालना, चाय बनाना, रोटी बनाने की प्रोसेस है। तो ये प्रोसेस मीन्स जैसे कोई सी वस्तु प्रोसेस के माध्यम से बनती है, एक के बाद दूसरे लेवल पर जाती है, तीसरे लेवल पर जाती है, फिर वो प्रोडक्ट बाहर निकलता है। इसी प्रकार से प्रबंध जो कार्य हैं, नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन, नियंत्रण, ये एक प्रक्रिया के तहत होते हैं। पहले नियोजन होता है, फिर संगठन होता है, फिर नियुक्तिकरण होता है, फिर निर्देशन होता है, फिर नियंत्रण होता है। इस प्रकार से प्रबंधन एक प्रक्रिया है। तो इनमें से कौन प्रबंधन प्रक्रिया का एक भाग है? प्रबंध की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया का एक हिस्सा क्या है? विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस? प्रबंधन प्रक्रिया का एक पार्ट है नियंत्रण का विस्तार करना, प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व, मूल्यांकन एवं नियंत्रण, प्रबंधन के स्तर, समादेश की एकता। अब यहाँ पर हमें प्रबंध का कार्य कौन सा दिखाई दे रहा है? प्रबंधन का एक कार्य कौन सा है? इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल, मूल्यांकन एवं नियंत्रण, ये प्रबंध का अंतिम कार्य है। इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल ये प्रबंध का अंतिम कार्य है, लास्ट कार्य है, और ये प्रबंधन प्रक्रिया का एक भाग है, एक हिस्सा है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? सी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमंडलीकरण मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय प्रवाह में वृद्धि करता है। भूमंडलीकरण का मतलब होता है वैश्वीकरण। 1991 में जो आर्थिक सुधार कार्यक्रम लागू किए गए तात्कालिक सरकार के द्वारा, उसमें निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण, ये 3 कदम उठाए गए। वैश्वीकरण में देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ दिया गया। तो ये जो भूमंडलीकरण है, वैश्वीकरण जो है, मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय प्रवाह में वृद्धि करता है। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवाह में वृद्धि करता है, किसकी वृद्धि करता है? श्रम, अंतर्राष्ट्रीय प्रवाह में श्रम की वृद्धि करता है, पूंजी की वृद्धि करता है, तकनीकी की वृद्धि करता है, या सभी सही है? भाई जब भूमंडलीकरण होगा तो मल्टीनेशनल कंपनियां एक दूसरे देश में जाएगी, व्यापार करेगी। तो भूमंडलीकरण से क्या होगा? श्रम में भी प्रवाह आएगा, श्रम को गति मिलेगी, उसको कार्य मिलेगा। दूसरा, पूंजी को भी प्रवाह मिलेगा, उसकी पूंजी में वृद्धि होगी क्योंकि एक लिमिटेशन समाप्त हो जाएगी। दूसरा, टेक्नोलॉजी को भी एक प्रवाह में वृद्धि होगी। टेक्नोलॉजी एक देश की बजाय अनेक देशों में काम में आएगी। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो गया? सभी सही है, ऑल आर करेक्ट, सभी सही है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य संरक्षक कौन है? भाई जो वैश्वीकरण के अंतर्गत मल्टीनेशनल कंपनियां एक देश से दूसरे देश में व्यापार करने के लिए आ गई, आयात निर्यात को बढ़ावा मिला, बहुत सारे प्रतिबंध हटा दिए गए, कहीं पर शुल्क में कमी कर दी गई। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जब होता है तो उसमें बहुत सारे प्रतिबंध आते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो मुख्य संरक्षक कौन है? भाई जब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर जब व्यापार होगा अनेक राष्ट्रों के साथ में, तो उस कंडीशन में इस अंतर्राष्ट्रीय, भाई देश के अंदर जो व्यापार होता है उसका संरक्षक तो देश की सरकार होती है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर यदि कुछ प्रॉब्लम आएगी तो उसकी सुरक्षा कौन करेगा? उसकी सुरक्षा करने के लिए कौन है? तो उसका संरक्षक कौन है? IMF है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक है, वर्ल्ड बैंक है, या विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, या इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ है। तो यहाँ पर द मेन पैट्रन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य संरक्षक कौन है? विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार
संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य संरक्षक कहा जाता है। विच इज़ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, निम्न में से कौन सा विदेशी विनिमय की विधि नहीं है। विदेशी विनिमय का मतलब होता है जब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर व्यापार होगा तो वस्तुएं खरीदी जाएगी, बेची जाएगी, आयात होगा, निर्यात होगा। अब आयात और निर्यात होगा तो वस्तु जो मुद्रा का लेन देन होगा, और मुद्रा का लेन देन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या कहलाता है, विदेशी विनिमय, फॉरेन एक्सचेंज। तो इसमें विदेशी विनिमय की एक विधि नहीं है। विधि मतलब एक तरीका, जिस प्रकार से देश के अंदर जब माल खरीदा जाता है, बेचा जाता है, एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को माल बेचता है, उससे माल खरीदता है, तो लेन देन का एक तरीका होता है। जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज हमने पढ़ा है, प्राप्ति पत्र, देवी पत्र। जब पैसा नहीं होता है तो वो देवी पत्र दे देता है सामने वाला, प्राप्ति पत्र प्राप्त कर लेता है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निम्न में से विदेशी विनिमय की विधि नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जब व्यापार किया जाएगा तो बिल ऑफ एक्सचेंज, तो फिर साख पत्र, हुंडी और तार अंतरण, टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विनिमय की विधि नहीं है, विदेशी विनिमय की विधि नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनमें से कौन से तरीके का इस्तेमाल नहीं होता। फॉरेन एक्सचेंज के लिए विनिमय पत्र का इस्तेमाल नहीं होता, साख पत्र का इस्तेमाल नहीं होता, हुंडी का इस्तेमाल नहीं होता, या तार अंतरण का इस्तेमाल नहीं होता। तो हमारा सही आंसर क्या आएगा, ये है सी, हुंडी। ये स्थानीय लेवल पे काम आती है, विदेशी विनिमय में इसका उपयोग नहीं होता। हुंडी कई प्रकार की होती है। फिर है प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौते को खालिस्तान द्वारा प्रस्थापित किया गया। प्रशुल्क एवं व्यापार समझौते को द जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ्स एंड ट्रेड वाज रिप्लेस्ड बाय। इसके पहले एक टैरिफ TARIF, टैरिफ नहीं, गेट, जिसको हम क्या बोलेंगे, गेट बोलेंगे, टैरिफ नहीं, GA, द जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड, गेट। जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के पहले ये वाला जो संगठन है ये कार्य कर रहा था विश्व व्यापार में। जो गेट है, द जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड वाज रिप्लेस्ड बाय WTO, कि जो गेट के स्थान पर किसको लाया गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को लाया गया। गेट, पहले गेट चलता था 1944 से, और उसके बाद में 1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अस्तित्व में आया। तो प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौते को खालिस्तान द्वारा प्रस्थापित किया गया। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौता मतलब गेट, जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड वाज रिप्लेस्ड बाय WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारा आंसर क्या आएगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। फिर है फुल फॉर्म ऑफ FIPB, इस फॉरेन इन्वेस्टमेंट डैशबोर्ड। FIPB, F से फॉरेन, I से इन्वेस्टमेंट, P के लिए हमारे लिए फिल इन द ब्लैंक्स है, और B के लिए मतलब बोर्ड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पर पैकिंग बोर्ड, पब्लिक बोर्ड, प्रमोशन बोर्ड या प्राइवेट बोर्ड। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, अब विदेशी विनिमय को क्या किया जाएगा, विदेशी विनिमय की पैकिंग की जाएगी क्या, तो ये तो जम नहीं रहा उससे, तो ये गलत आ गया। विदेशी विनिमय पब्लिक नहीं हो सकता। विदेशी विनिमय प्रमोशन ये हो सकता है। विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, विदेशी विनिमय को प्रमोशन देने के लिए एक बोर्ड की स्थापना की गई, वो होता है FIPB, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। प्रोमो करना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। तो FIPB का पूरा नाम क्या हो गया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। तो हमारा आंसर आ गया C। नेक्स्ट है विश्व में बहुराष्ट्रीय निगमों के तीव्र प्रगति के क्या कारण है। भाई आज हम देखते हैं कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल जो कंपनियां हैं,
वो तीव्र गति से प्रगति कर रही है, बहुत फास्ट उनकी प्रगति हो रही है। तो R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के कारण, टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी के कारण, तकनीकी श्रेष्ठता के कारण, इंटरनेशनल इमेज के कारण, अंतर्राष्ट्रीय छवि के कारण, यह सभी सही है। भाई आज यदि हम मल्टीनेशनल कंपनियों की क्वालिटी को देखने जाएंगे तो हमें उनमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी मिलेगा कि नए नए रिसर्च कर रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहा है। फिर टेक्नोलॉजी, तकनीकी की श्रेष्ठता भी मिल रही है, टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी दिखाई दे रही है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। इंटरनेशनल इमेज है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर उनकी एक अच्छी छवि है। और ऑल आर करेक्ट, मतलब हमें सभी सही लग रहे हैं। इसका मतलब क्या आंसर है हमारा? डी आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय निगमों की तीव्र गति से विकास का, प्रगति का कारण ये तीनों हैं। फिर है भारत संचार निगम लिमिटेड, BSNL। भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL को नवीन दूरसंचार नीति के अधीन खालिस्तान वर्ष में स्थापित किया गया। नवीन दूरसंचार नीति जो बनी थी उसमें BSNL की दूरसंचार नीति के अधीन खालिस्तान में स्थापित किया गया। किस वर्ष में? 80, 2000, 2011, 1985। तो कब स्थापित किया गया ये? सन 2000 में, 2000 में BSNL की स्थापना सन 2000 में हुई। अगला है चार्टर पार्टी का प्रयोग किया जाता है। चार्टर पार्टी इज यूज्ड इन एक्सपोर्ट ट्रेड, निर्यात व्यापार में, इन इंपोर्ट ट्रेड, आयात व्यापार में, इन इंटरनल ट्रेड, आंतरिक व्यापार में, नॉन ऑफ दिस। आयात मतलब दूसरे देश से माल जब बुलाते हैं तो आयात व्यापार में, एक्सपोर्ट ट्रेड जब हम हमारे देश से किसी दूसरे देश में माल निर्यात करते हैं तो उस समय, इंटरनल ट्रेड देश के अंदर ही जब माल का व्यापार किया जाता है उस समय, या फिर इनमें से किसी में नहीं। तो जो चार्टर पार्टी क्या होता है कि जब जहाज़ से माल भेजा जाता है तो पूरा जहाज़ जब किराए पर ले लिया जाता है तो उस समय जहाजी कंपनी के साथ जो अनुबंध होता है वो अनुबंध कहलाता है चार्टर पार्टी। तो ये किस में इस्तेमाल होता है? जब हमें जहाज़ के माध्यम से माल भेजना हो, मतलब निर्यात व्यापार में उपयोग होता है ये चार्टर पार्टी। इन एक्सपोर्ट ट्रेड, इन एक्सपोर्ट ट्रेड, ये सारी बातें आपको 11th बिजनेस स्टडी में मिलने वाली है। आप जब उसको गहराई से पढ़ोगे तो आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। आप चाहे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कॉमर्स की एग्ज़ाम दो, चाहे आप UGC नेट की एग्ज़ाम दो, उसमें भी आपको यही क्वेश्चन मिलेंगे। लेकिन ये सब गहराई वाली बात है। आप जब 11th 12th की जब बुक को आप डिटेल में पढ़ोगे तो आपको ये सारे क्वेश्चन के आंसर वहाँ मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। फिर है सामान्य तौर पर माने जाने वाली अवधारणा के अनुसार खालिस्तान शीर्ष प्रबंधन से संबंधित है और खालिस्तान मध्यम और निम्न स्तर के प्रबंधन का एक कार्य है। भाई अब यहाँ पर शीर्ष प्रबंधन का संबंध किससे होता है? शीर्ष प्रबंधन के 3 स्तर होते हैं, उच्च स्तर, मध्यम स्तर और निम्न स्तर। तो शीर्ष प्रबंधन हमने यहाँ पर 12th बिजनेस स्टडी में आपने पढ़ा होगा, प्रशासन, प्रबंधन और संगठन। तो यहाँ पर उच्च स्तर से रिलेटेड, उच्च स्तर से संबंधित कौन होता है? प्रशासन होता है। तो हम ऑब्जेक्टिव पढ़े बिना बता सकते हैं कि शीर्ष प्रबंधन का मतलब होता है प्रशासन, और निम्न और मध्यम स्तर का प्रबंधन का एक कार्य कौन सा है? वो है प्रबंधन। तो हमारा आंसर क्या आ गया? बी आ गया। एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट, प्रशासन और प्रबंधन। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया बी, आंसर आ गया। फिर है माल के आयात के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विदेशी विनिमय स्वीकृत करता है? जब आप माल आयात करोगे किसी दूसरे देश से, इंपोर्ट ट्रेड, विच ऑफ द फॉलोइंग सैंक्शन फॉरेन एक्सचेंज फॉर इंपोर्ट गुड्स। आप जब विदेशों से माल आयात करोगे तो आपको फॉरेन विदेशों में पेमेंट करना पड़ेगा। तो फॉरेन एक्सचेंज के लिए आपको सैंक्शन कौन करेगा? फॉरेन एक्सचेंज, विदेशी विनिमय कौन सैंक्शन करेगा? विनिमय बैंक करेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ GOI ये करेगा, या नॉन ऑफ द अबव। तो एक ही संस्था है, कौन सी? भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
ये उसको स्वीकृत करता है। फिर है विश्व व्यापार संगठन ने विधिवत कब कार्य प्रारंभ किया। अभी मैंने बताया था कि पहले गेट अस्तित्व में था, गेट की जगह किसने ले ली, WTO ने ले ली, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने ले ली। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO ने विधिवत कब कार्य प्रारंभ किया, तो WTO ने विधिवत रूप से कब कार्य प्रारंभ किया, 1 जनवरी 91, 95 और 99। तो हमारा आंसर क्या है, 1 जनवरी 1995 से 1 जनवरी 1995 से इसने विधिवत रूप से कार्य प्रारंभ कर दिया। फिर है प्रबलतम उधारी विपत्र है, स्ट्रॉन्गेस्ट लेटर ऑफ क्रेडिट। भाई उधारी विपत्र जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो उधारी में काम में आता है, तो वो कौन सा है, पुष्टियुक्त, कन्फर्म, अप्रतिसंहरणीय, कन्फर्म एंड अप्रतिसंहरणीय और प्रतिसंहरणीय। तो हमारा आंसर कौन सा है, सी है, कन्फर्म एंड इरिवोकेबल, अप्रतिसंहरणीय। ठीक है। फिर नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सभी लेन देन व्यक्त किए जाते हैं। भाई जो IMF है, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है ना, IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो विश्व में देशों को मदद करता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सभी लेन देन जो हैं व्यक्त किए जाते हैं, किस में व्यक्त किए जाते हैं, स्वर्ण में, US डॉलर में, SDR में, या इनमें से कोई नहीं। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो लेन देन है वो किस में व्यक्त किए जाते हैं, वो किस में लेन देन किया जाता है, तो वो किया जाता है SDR में किया जाता है, SDR, स्पेशल ड्राइंग राइट, स्पेशल ड्राइंग राइट, विशेष आहरण अधिकार इसको कहा जाता है, स्पेशल ड्राइंग राइट, ड्राइंग मतलब आहरण करना, ड्राइंग, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, SDR। फिर है विश्व व्यापार संगठन अस्तित्व में आया, अभी बताया 1995 में। फिर है सार्क, सार्क सचिवालय स्थित है, सार्क सचिवालय स्थित है। सार्क क्या है, ये साउथ एशियन एसोसिएशन जो दक्षिण एशियाई देशों के लिए जो बना संगठन है, तो उसका जो मुख्यालय कहाँ पर है, तो सचिवालय कहाँ पर है, पाकिस्तान, भूटान, भारत और नेपाल। तो इसका सचिवालय कहाँ पर है, नेपाल में है, नेपाल काठमांडू में। ठीक है, सार्क का जो मुख्यालय है, सार्क का जो सचिवालय है वो कहाँ पर है, नेपाल में है। फिर है आसियान देश, निम्नलिखित में से कौन सा आसियान का सदस्य नहीं है, आसियान जो ग्रुप है उसका कौन सा देश इसमें से सदस्य नहीं, सिंगापुर, ब्रुनई, थाईलैंड, जापान। तो इसमें से आसियान देशों का सदस्य नहीं है, वो कौन है, जापान, ये उसका सदस्य नहीं है। बाकी सिंगापुर, ब्रुनई, थाईलैंड ये सभी उसके मेंबर्स हैं। फिर है वैश्वीकरण के चालक या वाहक कौन से हैं, वे वैश्वीकरण के चालक या वाहक कौन से हैं, वे वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाले कौन से हैं, कौन होते हैं। व्हाट आर द ड्राइवर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ड्राइवर्स मतलब वैश्वीकरण को और आगे बढ़ावा देने वाले कौन होते हैं। तो पॉपुलेशन मोबिलिटी स्पेशली ऑफ लेबर, विशेष रूप से श्रम वर्ग की जनसंख्या की गतिशीलता। फिर वित्तीय प्रवाह, निर्यात और जन समूह संचालन। तो वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाले कौन से हैं, ए और बी, ए भी है और बी भी, विशेष रूप से श्रम वर्ग की जनसंख्या की गतिशीलता और वित्तीय प्रवाह। भाई निर्यात होगा तो वित्तीय प्रवाह होगा, इसका मतलब ए और बी हमारा आंसर इसका है। तो आंसर हमारा कौन सा आ गया, सी आंसर आ गया, ए और बी। फिर है नीचे दिए गए कथन को हमें पढ़ना है और उसका तर्क भी पढ़ना है। वैश्वीकरण उत्पादों, सेवाओं, पूंजी, सूचना और लोगों के सीमा पार मुक्त आवागमन से संबंधित है। अब इसका तर्क है देश लगातार नवोन्मेषी विपणन अवरोध विकसित कर रहे हैं, तो विश्व व्यापार संगठन के अनुकूल नहीं है। अब यहाँ पर रीज़न और तर्क है ना, तो यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से क्या है, पहला दिया है आर
ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। तो हमने ए भी पढ़ा और आर भी पढ़ा, लेकिन ए और आर दोनों में हमें कहीं से कहीं तक मेल नहीं दिखाई दे रहा है। ए सही है कि वैश्वीकरण उत्पाद, सेवा, पूंजी सूचना, लोगों के सीमा पार मुक्त आवागमन से संबंधित है, ये सही है। और आर स्टेटमेंट, देश लगातार नवोन्मेषी विपणन अवरोध विकसित कर रहे हैं, नवोन्मेषी नए नए विपणन अवरोध विकसित कर रहे हैं, तो विश्व व्यापार संगठन के अनुकूल नहीं है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, लेकिन क्या आर की सही व्याख्या है या आर ए की सही व्याख्या है? तो यहाँ पर आर ए की सही व्याख्या है क्या? दूसरा है कि ए और आर दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या नहीं है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा? बी हमारा आंसर आएगा कि ए और आर दोनों सही है, ये दोनों स्टेटमेंट सही है, ए भी सही है और आर भी सही है, लेकिन ये दोनों में मेल नहीं हो रहा है, ए आर की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। फिर है निम्नलिखित देशों को भारत हस्ताक्षरित दोहरा कराधान बचाव समझौता के प्रकार के साथ सम्मिलित कीजिए। भाई भारत का जो दूसरे देशों के साथ जो समझौते होते हैं विदेशी व्यापार में, तो उसके अंतर्गत दोहरा कराधान का मतलब होता है कि जब विदेशी व्यापार होता है तो व्यापारियों को डबल टैक्स चुकाना पड़ता है। जिस देश से ख़रीदा जाता है वहाँ भी टैक्स चुकाना पड़ता है, जिस देश में मंगाते हैं वहाँ भी टैक्स चुकाना पड़ता है। तो इस दोहरा कराधान से बचाव करने के लिए भारत का दूसरे देशों के साथ किस प्रकार के संबंध है? तो ऑस्ट्रिया का संबंध, भारत का ऑस्ट्रिया के साथ कैसा समझौता है? समझौते का प्रकार क्या है? टाइप ऑफ एग्रीमेंट, लिमिटेड एग्रीमेंट है, सीमित समझौता है, व्यापक समझौता है। फिर तीसरा है व्यापक समझौता, सीमित बहुपक्षीय समझौता या कर सूचना विनिमय समझौता, किस प्रकार का संबंध है? तो यहाँ पर यदि हम बताएं कि सही आंसर क्या होगा, तो सबसे पहला है ऑस्ट्रिया के साथ हमारा जो संबंध है वह व्यापक समझौता है, ऑस्ट्रिया के साथ हमारा व्यापक समझौता है, कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट्स है। फिर इसी प्रकार से बहमास के साथ हमारा कौन सा संबंध है? तो फोर्थ वाला जो आंसर है इसके साथ इस प्रकार का संबंध है, कर सूचना विनिमय समझौता, कर सूचना, टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट, इस प्रकार का समझौता है। लेबनान के साथ में बहमास भी हो गया, तीसरा अब लेबनान आ गया। लेबनान के साथ हमारा सीमित समझौता है, लिमिटेड एग्रीमेंट है। और श्रीलंका के साथ में व्यापक समझौता भी है, सीमित बहुपक्षीय समझौता भी है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट के लिए सेकंड आ गया, बहमास के लिए ये बी आ गया, फिर सी आ गया और यहाँ पर आ गया डी आ गया। ठीक है, ये उसके आंसर है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से दो WTA के कार्य हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के कार्य हैं? अब यहाँ पर 4 कार्य दिए हैं। व्यापार समझौतों के क्रियान्वयन, प्रशासन और प्रचालन को सुगम बनाना, ये WTO का कार्य है। अपने सदस्य देशों की व्यापार नीतियों की आवधिक समीक्षाएं करना। तीसरा है भुगतान की एक बहुपक्षीय प्रणाली स्थापित करने में सहयोग करना और अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना। अब यहाँ पर WTA के कौन से 2 कार्य हैं? तो यहाँ पर पहले वाला तो सही है, व्यापार समझौतों के क्रियान्वयन, प्रशासन, प्रचालन को आसान बनाना। दूसरा है अपने सदस्य देशों की व्यापार नीतियों की आवधिक समीक्षाएं करना, मतलब A और B, ये दोनों इसके कार्य है, प्रमुख कार्य हैं। बाकी ये C और D ये उससे रिलेटेड नहीं है। तो हमारा आंसर कौन सा आ गया? डी आंसर हमारा इसका आ जाएगा, A और B। फिर है, निम्न में से किस वर्ष 44 राष्ट्रों के प्रतिनिधि मंडलों द्वारा ब्रेटन वुड्स करार कर हस्ताक्षर किए थे? तो 1944 में 44 देशों ने ब्रेटन वुड्स में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, तो वो जिसके परिणाम स्वरूप जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का गठन हुआ था, तो वो कब हुआ था? 1944 में।
1944, ठीक है। 1944 में 44 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने ब्रेटन वुड्स में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके परिणाम स्वरूप IMF का गठन हुआ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का गठन हुआ था। नेक्स्ट है, फेमा के अनुसार विदेशी विनिमय शामिल नहीं है। तो फेमा के अनुसार विदेशी विनिमय शामिल नहीं है। फॉरेन एक्सचेंज, तो यहाँ पर पहला दिया किसी विदेशी मुद्रा में दे जमा राशि, भारतीय मुद्रा में आहरित विनिमय बिल किंतु किसी विदेशी मुद्रा में दे, भारत के बाहर स्थित संस्थाओं द्वारा आहरित यात्री चेक किंतु भारतीय मुद्रा में दे, और बैंकों द्वारा आहरित ड्राफ्ट और विदेशी मुद्रा में दे। मतलब भारत के बाहर स्थित बैंकों द्वारा आहरित ड्राफ्ट और विदेशी मुद्रा में दे। तो हमारा जो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी आंसर आ जाएगा। ड्राफ्ट्स ड्रा बाय बैंक्स आउटसाइड इंडिया एंड पेबल इन फॉरेन करेंसी, कि भारत के बाहर स्थित बैंकों के द्वारा आहरित ड्राफ्ट और विदेशी मुद्रा में दे को हम किस में शामिल नहीं करेंगे, फेमा के अनुसार विदेशी विनिमय शामिल नहीं है। फिर है, निम्न में से कौन से कथन सही है। तो हमारे पास में 4 स्टेटमेंट है। पहला है, लेन देन एक्सपोजर सभी विदेशी मुद्रा मूल्यांकित संविदागत लेन देन में अंतर्निहित होता है। ट्रांसलेशन एक्सपोजर विनिमय दर में परिवर्तन के कारण लेखांकन आय तुलन पत्र विवरणी में परिवर्तन से संबंधित है। आर्थिक एक्सपोजर पर फर्म के मूल्यांकन का प्रभाव होता है। और डी है, प्रचालन एक्सपोजर का फर्म के भावी प्रचालनगत राजस्व या भावी प्रचालनगत लागत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हमारा जो आंसर है वो आएगा ए एंड बी आंसर आएगा, ए एंड बी। तो क्या आएगा, ए आंसर आएगा। फिर है, US डॉलर के बाद निम्न में से कौन सी मुद्रा SDR के मूल्य को निर्धारित करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अभी हमने देखा था कि जो SDR, ठीक है, तो SDR मतलब स्पेशल ड्राइंग राइट्स, जो विशेष अधिकार देशों को दिया जाता है। तो US डॉलर के बाद निम्न में से कौन सी मुद्रा SDR के मूल्य को निर्धारित करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण रखती है। तो जापानीज़ येन, चाइनीज़ यॉन, यूरो या ब्रिटिश पाउंड। तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन रखता है डॉलर के बाद में, यूरो। यूरोपियन देशों की जो कंबाइन जो मुद्रा है यूरो, वो महत्व रखती है इसमें। फिर मुद्रा अदला बदल किसका तरीका है। भाई जब भारत पड़ोसी देशों के साथ व्यापार करता है तो उस समय दोनों देश मुद्रा अदला बदली के लिए एक समझौता करते हैं, करेंसी स्विप कहा जाता है, करेंसी स्वैप। इसको करेंसी स्वैप इज़ अ मेथड ऑफ मुद्रा की अदला बदली करना। इसमें फॉरेन एक्सचेंज के बदले मुद्रा की अदला बदली करके व्यापार करना। तो विदेशी मुद्रा जोखिम के विरुद्ध हेजिंग, विदेशी मुद्रा में सट्टेबाजी, कोऑपरेटिव बैंकों द्वारा प्रयुक्त लिवरेज, या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भुगतान का तरीका। भाई जैसे मान लो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है तो पहले हमें फॉरेन जैसे डॉलर में या इसमें भुगतान करना पड़ेगा, लेकिन दोनों देश जो है यदि आपस में अदला बदली करते हैं, करेंसी स्वेप के माध्यम से, मुद्रा की अदला बदली के माध्यम से भी व्यापार कर सकते हैं। इसको कहा जाता है विदेशी मुद्रा जोखिम के विरुद्ध हेजिंग, विदेशी मुद्रा जोखिम के विरुद्ध हेजिंग, इसको ये कहा जाता है। फिर है, कौन सा संस्थान विश्व बैंक समूह का भाग नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, या बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी। तो यहाँ पर जो IDA है ये उसका विश्व बैंक समूह का भाग नहीं है, ठीक है। फिर है, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के कम अनुभव वाले एक उद्यम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रवेश का सर्वाधिक उपयुक्त माध्यम कौन सा है। भाई यदि किसी को कम अनुभव है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उतरना है उसे, तो सबसे सर्वाधिक उपयुक्त माध्यम कौन सा उसने इस्तेमाल करना चाहिए। तो वो कौन सा है, निर्यात व्यापार, एक्सपोर्टिंग, अधिग्रहण, रणनीतिक सहयोग, संयुक्त उद्यम, उसके बजाय एक्सपोर्टिंग के माध्यम से उसने उसमें जाना चाहिए। और परिणात्मक आयात प्रतिबंध जो उत्पाद के आयात की मात्रा को सीमित करते हैं। परिणात्मक मतलब कि जब विदेशों से माल आयात किया जाता है तो विदेशों से माल आयात को प्रतिबंध जो करता है, जो उत्पाद के आयात की मात्रा को सीमित करते हैं, वो क्या कहलाते हैं कि विदेशों से इतना ही माल आपको आयात करना है।
जिससे, क्योंकि अधिक आयात कर लेंगे तो देश में उस वस्तु का मूल्य प्रभावित होगा। तो उसकी मात्रा को निर्धारित करने वाला जो मात्रा को सीमित करते हैं वो क्या कहलाते हैं? अधिरोध, कोटा, व्यापार प्रतिबंध या आयात शुल्क। तो उसको क्या बोला जाता है? कोटा। इसके अंतर्गत लिमिट, उसकी सीमा में ही आयात किया जाता है। ठीक है, तो आज जो हमने करीब 25-30 जो क्वेश्चन पढ़े हैं, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो किसी न किसी परीक्षा में आए हैं। यूजीसी एनटीए में है, इसके बाद में ये भी कोई पीजीटी में है, तो कोई सा टीजीटी में है, कहीं यूपी में है। ये हर एक किसी प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं, इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। ठीक है, चलिए ओके। आप लोगों को यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू, बाय।